नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में देशवासियों के साथ अपने विचार किए साझा। कहा, मन की बात करोड़ों भारतीयों की भावना का प्रकटीकरण। पीएम ने कहा, मन की बात देशवासियों की अच्छाइयों और सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बना। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, कई देशवासी 40-40 साल से निर्जन पहाड़ी और बंजर जमीन पर लगा रहे हैं पेड़। कितने ही लोग 30-30 साल से जल संरक्षण के लिए बना रहे हैं बावड़ियां और तालाब, कर रहे हैं साफ सफाई। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के किसान मंजूर अहमद का भी किया जिक्र। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गेहूं खरीद की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने की 90,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद। 19,000 से अधिक किसानों से खरीदा गया गेहूं। किसानों को 30 करोड़ का किया गया भुगतान। हिमाचल प्रदेश में मौसम के बदले मिजाज, पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बरसे बादल। मौसम विभाग ने 2 मई तक प्रदेश में बारिश एवं ओलावृष्टि का येलो अलर्ट किया जारी। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 100वीं कड़ी में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। पीएम मोदी ने कहा, मेरे लिए मन की बात कार्यक्रम आस्था, पूजा, व्रत है। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। प्रसारण की दुनिया में 30 अप्रैल 2023 एक ऐतिहासिक दिन है। आज प्रधानमंत्री के मन की बात का 100वां अंक प्रसारित हुआ। मन की बात की 100वीं कड़ी में इस अनूठे कार्यक्रम के सफर को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे देश की सकारात्मक ऊर्जा का पर्व बताया, जिससे हर भारतवासी जुड़ गया। हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं। हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं। 100वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने पहली बार इस राज से पर्दा उठाया कि मन की बात उन्होंने क्यों शुरू की। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद जब गुजरात से वे दिल्ली आए, इस पद से जुड़ी जिम्मेदारियों और सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण वे आम लोगों से आसानी से नहीं मिल पाते थे और यह उन्हें बहुत खल रहा था। प्रधानमंत्री के ही शब्दों में जनता ही उनकी सब कुछ है, भगवान है, और उससे ही कट जाना उन्हें मंजूर नहीं था। और तब मन की बात एक नई रोशनी बनकर आई। मुझे याद है, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो वहां सामान्य जन से मिलना जुलना स्वाभाविक रूप से हो ही जाता था। मुख्यमंत्री का कामकाज और कार्यकाल ऐसा ही होता है, मिलने जुलने के अवसर बहुत मिलते रहते हैं। लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहाँ का जीवन तो बहुत ही अलग है। काम का स्वरूप अलग, दायित्व अलग, स्थितियां परिस्थितियों के बंधन, सुरक्षा का तामझाम, समय की सीमा। शुरुआती दिनों में कुछ अलग महसूस करता था, खाली खाली सा महसूस करता था। 50 साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्क ही मुश्किल हो जाएगा। जो देशवासी मेरा सब कुछ है, मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था। मन की बात ने मुझे इस चुनौती का समाधान दिया, सामान्य मानवी से जुड़ने का रास्ता दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे जैसे मन की बात का सफर आगे बढ़ता गया, वह एक जन आंदोलन बनता गया। फिर चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान हो, या सेल्फी विद डॉटर, स्वच्छता अभियान हो, या पर्यटन स्थलों को अपनाने की बात, या फिर खादी और स्वदेशी वस्तुओं के प्रति पुनर्जागरण, मन की बात से निकले आह्वान को जनता ने हाथों हाथ लिया। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने
और इतने साल गुजर गए, हर एपिसोड अपने आप में खास रहा। हर बार नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो, या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो, या फिर अमृत सरोवर की बात। मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया। जब मैंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा मन की बात की थी तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। मन की बात के 100वें अंक के सफर के भावुक पलों को प्रधानमंत्री ने याद किया। उन्होंने कहा, जनता का इतना प्यार इस कार्यक्रम को मिला। दूर सुदूर क्षेत्रों के लोगों की प्रेरणास्पद कहानियां सुनकर और देशवासियों के साथ साझा करते हुए वे कई बार इतने भावुक हो गए कि आकाशवाणी की टीम को कुछ अंशों को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा था। आज जब इसका 100वां अंक प्रसारित हुआ है तो यह भारत के लोगों की दिव्यता का, भारतीयता का और भारत की संस्कृति का एक अनुपम झरोखा बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 100वीं कड़ी में कहा कि मेरे कई देशवासी 40-40 साल से निर्जन पहाड़ी और बंजर भूमि पर पेड़ लगा रहे हैं। कितने ही लोग 30-30 साल से जल संरक्षण के लिए बावड़ियां और तालाब बना रहे हैं, उसकी साफ सफाई कर रहे हैं। आप कल्पना करिए, मेरा कोई देशवासी 40-40 साल से निर्जन पहाड़ी और बंजर जमीन पर पेड़ लगा रहा है। कितने ही लोग 30-30 साल से जल संरक्षण के लिए बावड़ियां और तालाब बना रहे हैं, उसकी साफ सफाई कर रहे हैं। कोई 25-30 साल से निर्धन बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई गरीबों की इलाज में मदद कर रहा है। और पीएम मोदी ने मन की बात की 100वीं कड़ी में जम्मू कश्मीर के किसान मंजूर अहमद का भी जिक्र किया और उनसे बात की। मंजूर जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, बड़े अच्छे से है सर। मन की बात के इस 100वें एपिसोड में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। अच्छा, ये पेंसिल स्लेट्स वाला काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे से चल रहे हैं सर, बहुत अच्छे से। जब से सर आपने हमारी बात मन की बात में कही सर, तब से बहुत काम बढ़ गया सर, और दूसरों को भी रोजगार यहाँ बहुत बड़ा है इस काम में। कितने लोगों को अब रोजगार मिलता होगा? अभी मेरे पास 200 प्लस है। अरे वाह मुझे बहुत खुशी हुई। जी सर, जी सर। अभी 1-2 महीने में अभी मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ कि और 200 लोगों को रोजगार बढ़ जाएगा सर। वाह वाह वाह। देखिए मंजूर जी, जी सर, मुझे बराबर याद है, और उस दिन आपने मुझे कहा था कि एक ऐसा काम है जिसकी न कोई पहचान है, न स्वयं की पहचान है, और आपको बड़ी पीड़ा भी थी, और इस वजह से आपको काफी बड़ी मुश्किलें होती थी, वो भी आप कह रहे थे। लेकिन अब तो पहचान भी बन गई और 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जी सर, जी सर। और नया एक्सपांशन करके और 200 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की खबर दी आपने। एवं सर, यहाँ पे जो फार्मर है सर, उनका भी बहुत बड़ा इसमें फायदा मिला सर। तब से 2000 का ट्री बेचते थे, अभी वही ट्री 5000 तक पहुंच गया सर। इतनी डिमांड बढ़ गई सर इसमें तब से, और अपनी पहचान भी बन गई। इसमें बहुत से आर्डर है अपने पास सर। अभी मैं आगे 1-2 महीने में और एक्सपेंड करके और 200-250 2-4 गाँव में जितने भी लड़के लड़के हैं इसमें एडजस्ट हो सकता है, उनका भी रोजी रोटी चल सकता है सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के देवर गांव की महिलाओं का भी जिक्र किया। मैंने जब भी महिलाओं की उपलब्धियों पर बात की है, उसकी खूब प्रशंसा हुई है। जैसे हमने छत्तीसगढ़ के देवर गांव की महिलाओं की चर्चा की थी। ये महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिए गांव के चौराहों, सड़कों और मंदिरों की सफाई के लिए अभियान चलाती हैं। ऐसे ही तमिलनाडु की वो आदिवासी महिलाएं जिन्होंने हजारों इको फ्रेंडली टेराकोटा कप्स
निर्यात किए, उनसे भी देश ने खूब प्रेरणा ली। तमिलनाडु में ही 20,000 महिलाओं ने साथ आकर वेल्लोर में नाग नदी को पुनर्जीवित किया था। ऐसे कितने ही अभियानों को हमारी नारी शक्ति ने नेतृत्व दिया है और मन की बात उनके प्रयासों को सामने लाने का मंच बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 100वीं कड़ी के बाद आइए देखते हैं पीएम मोदी द्वारा की गई मन की बात के कार्यक्रम की कुछ यादें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में झारखंड के बड़े हिस्से में निवास करने वाले संथाल जनजातीय समुदाय की भाषा संथाली के प्रोफेसर श्रीपति टुडू का भी जिक्र किया था। श्रीपति टुडू ने भारतीय संविधान को संथाली भाषा में ट्रांसलेट किया है। भारत का जो संविधान है उस संविधान को मैंने संताली भाषा में ट्रांसलेट किया हूँ, संताली भाषा ऑलचिकी स्क्रिप्ट में। मोदी जी ने इसको बारे में उनकी मन की बात का 89वां एपिसोड में मेंशन किया कि संताली भाषा में ऐसे काम हो रहा है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। मन की बात प्रोग्राम में देश के हर कोने में जितना सारा अच्छा काम हो रहा है उसके बारे में मोदी जी एक नेशनल प्लेटफॉर्म में उसको नेशनल प्लेटफॉर्म के द्वारा उन्होंने ये सारे विश्व में ये जानकारी पहुंच रहा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि सारी देश के जो लोग हमारे देश के लिए काम कर रहा है उनको काम को सभी लोग जान पा रहा है। पश्चिम बंगाल के चित्रकार सरमुद्दीन ने रामायण महाभारत पर भी चित्रकारी की है। मोदी जी ने हमारा नाम लिया था मन की बातें, तो मन की बातें जब नाम लिया था तो मेरे पे खुश हो गया था। हमारे गांव में जितना दूर देखा वो भी खुश करके हमारा भी मोबाइल में भेज देता है। तो ऐसे ऐसे करते हमारा गांव में जितने आदमी है खूब देख के खूब खुशी है, हम भी खुशी है। और हमारा भी पेंटिंग भी और भी अच्छा से बनाती है और भी अच्छा सेल करता है। तो कलकत्ता से वो लोग बोलते हैं तुम्हारा पेंटिंग इतना बड़ा सेल हुआ कैसे दिखाओ, तो बड़ा बड़ा किसे पेंटिंग बनाती है दिखाओ। हम देखा है बड़ा बड़ा पेंटिंग, मैं रामायण बनाया, महाभारत भी बनाया और भी मनसा दुर्गा भी बनाया छोटे छोटे। हमारा 7 जनरेशन ऐसे पेंटिंग बनाती है। गुजरात के पर्यावरणविद जगत किमखावाला ने गौरैया के जीवन पर अब तक 4 किताबें लिखी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में जगत किमखावाला की तारीफ की। मेरी जो सबसे पहली एडिशन स्पैरो के जीवन के ऊपर आई वो मैंने पोस्ट में, नॉर्मल पोस्ट में माननीय प्रधानमंत्री श्री को भेजी थी। और उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत सराहनीय लेटर लिखा कि भाई आपने बहुत अच्छा, बहुत गहराई से काम किया हुआ है और करते रहें। उसमें से काफ़ी मोटिवेशन मिला। उसके बाद आज वो बुक की मेरी 4th एडिशन तक मैं बाहर आ गया हूँ और उसकी गौरैया के पूरे जीवन के ऊपर बहुत रिसर्च किया है। और उसके बाद 2017 के अप्रैल एंड में मेरा काम प्रधानमंत्री श्री ने मन की बात में लिया था और मेरे काम की और मेरे पुस्तक की बहुत सराहना की थी। तब से काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपको जान के खुशी होगी कि पूरे विश्व में ये मेरा काम, मेरी बुक और मन की बात, ये तीनों बहुत प्रचलित हो गए हैं और बहुत लोग इससे जुड़ रहे हैं। पूनम देवी लखीमपुर खीरी में मां सरस्वती प्रेरणा ग्राम संगठन नामक एक स्वयं सहायता समूह चलाती हैं और केले के तने के रेशा तैयार कर चटाई, हैंडबैग इत्यादि सामान बनाने का काम भी करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जुलाई 2021 को मन की बात कार्यक्रम के 79वें एपिसोड में पूनम के कार्यक्रम की सराहना की थी। हमारा नाम मन की बात में मोदी जी ने लिया था, हमें बहुत अच्छा लगा और हमें गर्व जैसा महसूस हुआ। और सभी लोगों को, जैसे हम लोग समूह के द्वारा ये कार्य करते हैं, कई महिलाएं 40-45 महिलाएं कार्य करते हैं, तो हम सबको बहुत अच्छा लगा कि हाँ हमारा नाम मोदी जी ने मन की बात में लिया। और बहुत दूर दूर तक हमारे यहाँ जब मन की बात में हमारा नाम आया तो हमारे यहाँ बहुत दूर दूर से लोग भी देखने के लिए आने लगे। और हम जो झोपड़ी के नीचे कार्य करते थे, अब हमारे यहाँ बनाना फाइबर प्लांट पूरी तरह से बन गया है, अब उसी में हम लोग कार्य करते हैं।
शर्मिला ओसवाल ने मोटे अनाजों की जैविक खेती के लिए अहम योगदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 97वें एपिसोड में शर्मिला ओसवाल का जिक्र किया था। 97वां एपिसोड जो था 97वां, उसमें मन की बात में मोदी जी ने, जो हमारे प्रधान सेवक प्रधानमंत्री है, उन्होंने हमारे पूरे मिलेट स्टोरी के बारे में, स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में, किसानों को ट्रेनिंग देते वक्त का ना सिर्फ जिक्र किया बल्कि बहुत मोटिवेशन किया, इंस्पिरेशन दिया, और जिससे अपितु हम सारे महिला विमेन फार्मर्स और विमेन मिलेट एंटरप्रेन्योर्स, जिसे मोदी जी ने एक बहुत अच्छी उपमा दी है, उन्होंने हमें द मिलेटप्रेन्योर का एक टाइटल दिया है। तो बहुत अच्छा लगा कि मन की बात में उन्होंने हमारी स्टोरी का सारी दुनिया के सामने हमारे बारे में बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा के किसान वीरेंद्र यादव का जिक्र किया और उनकी तारीफ की। किसान वीरेंद्र यादव ने पराली प्रबंधन कर इसे रोजगार के रूप में लिया और न केवल कमाई की बल्कि दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा भी बन गए। प्रधानमंत्री जी ने बेसिकली जो मैं एक काम कर रहा था, इसके ऊपर अभी भी कर रहे हैं, जो इसके ऊपर लोगों को जागरूक किया था कि एक किसान जो बिल्कुल एक, मैं कहूँ तो मैं एक छोटा से गांव से संबंध रखता हूँ, एक छोटे से गांव की प्रधानमंत्री तक बात पहुँची यह समाचारों आपदा से बंधुओं के माध्यम से, तो उन्होंने इस बात का उल्लेख अपने जो एक मासिक प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, जिससे वो अपने विचार और लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में हो, उसमें प्रधानमंत्री जी अपनी एक मंच है जिसके थ्रू अपने लोगों से बात बता रहे हैं और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उसका लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो उसके अंदर प्रधानमंत्री जी ने मेरे नाम का जिक्र किया था और मेरे काम का उल्लेख किया था। और आइए अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गेहूं खरीद की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने हाल ही में खाद्य एवं रसद विभाग के आला अधिकारियों के साथ गेहूं की खरीद को लेकर समीक्षा बैठक की और इसकी समुचित व्यवस्था करते हुए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में 2978 गेहूं क्रय केंद्रों के माध्यम से 19,209 किसानों से अब तक 89,973 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई इस खरीद के माध्यम से लगभग 129 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। पिछले साल प्रदेश में 2,890 क्रय केंद्रों पर 19,694 किसानों से 83,485.47 मीट्रिक टन की खरीद हुई थी। उन्होंने गेहूं खरीद की व्यवस्था पर कहा कि जनपदों में संचालित समस्त क्रय केंद्र पर किसानों से गेहूं खरीद सुनिश्चित कराई जाए, किसानों के पंजीकरण एवं सत्यापन में प्रगति लाई जाए। पंचायती राज विभाग के जिला पंचायत राज्य अधिकारी को निर्देशित कर ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधानों का सहयोग प्राप्त कर गेहूं खरीद कराई जाए। और हिमाचल प्रदेश में मौसम के मिजाज बदल गए हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बादल बरस रहे हैं। राज्य भर में अगले 4 दिनों तक मौसम के कड़े तेवर देखने को मिलेंगे। मौसम विभाग ने 2 मई तक प्रदेश में बारिश एवं ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की वजह से राज्य में बारिश व बर्फबारी हो रही है। बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से राज्य में बड़े पैमाने में फसलें बर्बाद हुई हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक 1 मार्च से 28 अप्रैल तक खराब मौसम के कारण राज्य में कृषि क्षेत्र को 11,198.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस अवधि में बागवानी को 2,591.08 लाख रुपए के नुकसान का भी अनुमान है। और आइए अब बात करेंगे मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक खासी ज्यादा बनी हुई है। बात भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 28 अप्रैल को गेहूं का भाव रहा 1,961 रुपए। 29 अप्रैल को इसमें 9 रुपए की बढ़त हुई और भाव 1,970 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में भी गेहूं के सौदे तेजी के साथ हुए। यहाँ 28 अप्रैल को गेहूं का भाव रहा 2,140 रुपए, जो 29 अप्रैल को 10 रुपए बढ़कर 2,150 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की ही गाजियाबाद मंडी में शुक्रवार को गेहूं का भाव रहा 2,150 रुपए, जो 29 अप्रैल को 10 रुपए चढ़कर 2,160 रुपए क्विंटल हो गया। गुजरात की जम्बूसर मंडी में 28 अप्रैल को गेहूं का भाव था 3,000 रुपए। 29 अप्रैल को इसके सौदों में 200 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,800 रुपए क्विंटल पर रह गया। रबी विपणन सत्र 2023-24 के लिए देश भर में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। 27 मार्च 2023 तक 10,727 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन, देवास,
इंदौर, शाजापुर और सीहोर के अलावा दूसरे इलाकों में गेहूं की सरकारी खरीद हो रही है। यहाँ पिछले साल मार्च के महीने में कुल गेहूं की खरीद लगभग 10,000 मीट्रिक टन हुई थी, जबकि इस साल 27 मार्च तक ही ये आंकड़ा पार हो चुका था। सरकारी एजेंसियों को अपनी फसल बेचने के लिए पिछले साल लगभग 18 लाख किसानों ने गेहूं की खरीद में भाग लिया था, जबकि इस साल 31 लाख से अधिक किसान गेहूं की सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पहले ही अपना पंजीकरण करा चुके हैं। उम्मीद है कि इस साल गेहूं की अच्छी खरीद हो सकती है। पिछले रबी विपणन सत्र 2022-23 के दौरान वास्तव में खरीदे गए 187.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं की तुलना में रबी विपणन सत्र 2023-24 के दौरान 341.50 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का अनुमान लगाया गया है। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में गेहूं की अनुमानित पैदावार लगभग 1121 लाख मीट्रिक टन हो सकती है। शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मसूर के सौदों में स्थिरता देखने को मिली। हालांकि कुछ मंडियों में मसूर का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। एगमार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 28 अप्रैल को मसूर का भाव रहा 6,820 रुपए। 29 अप्रैल को इसमें 5 रुपए की तेजी आई और भाव 6,825 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में मसूर के सौदों में स्थिरता के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 28 अप्रैल को इसका भाव 6,850 रुपए था। 29 अप्रैल को इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,850 रुपए क्विंटल पर ही टिका रहा। जबकि राज्य की सहारनपुर मंडी में दोनों दिन यानी 28 और 29 अप्रैल को मसूर का भाव 7,050 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। रामपुर मंडी में भी स्थिरता का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 28 अप्रैल को मसूर का भाव 6,800 रुपए था। 29 अप्रैल को मसूर में कोई अंतर नजर नहीं आया और भाव 6,800 रुपए ही रहा। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन की तुलना में 5.08 लाख और बीते 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31.54 लाख टन अधिक है। कुल दालों के निर्यात पर नजर डालें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासा इजाफा देखने को मिला है। एपीडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दालों के निर्यात में 60% की बढ़त दर्ज की गई है। साल 2022-23 में इन 10 महीनों के दौरान कुल दालों का निर्यात 5,39,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान इनका निर्यात महज 3,03,93 टन था। यानी इस साल कुल दालों के निर्यात में 2,39,370 टन की बढ़ोतरी हुई है। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। उत्तराखंड में किसान गेहूं की पकी फसल की कटाई कर लें, साथ ही कटे हुए गेहूं को सुरक्षित स्थान पर रख दें। उत्तराखंड में अदरक की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। अदरक की बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। उत्तराखंड के किसान शिमला मिर्च की सिंचाई फिलहाल रोक दें और प्याज के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। उत्तराखंड में आड़ू के पके फलों की तोड़ाई कर लें। आड़ू के पौधों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए एंटी-हेल नेट का प्रयोग करें। साथ ही यहाँ आड़ू को लीफ कर्ल रोग से बचाने के लिए रसायनों का इस्तेमाल करें। उत्तराखंड में मूंग और उड़द की फसल की मौसम को देखते हुए सिंचाई करें। पहली सिंचाई इनकी बिजाई के 25 से 30 दिन बाद करें। फिर बाद में आवश्यकता के अनुसार 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। उत्तराखंड में लोबिया को जड़ सड़न रोग से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। वहीं नैनीताल के मैदानी इलाकों में फरवरी के मध्य में बोई गई मक्का की फसल में किसान समय समय पर सिंचाई करते रहें। साथ ही मक्का को खरपतवार से बचाने के उपाय भी जरूर कर लें और मक्का की फसल में यूरिया भी डालें। उत्तर प्रदेश के किसान मटर और काबुली चने की पकी फसल की कटाई और मड़ाई का काम पूरा कर लें। यहाँ गर्मी के मौसम में बोई गई प्याज में 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। साथ ही प्याज को थ्रिप्स कीट से बचाने के लिए मीथेन का छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश में जायद मूंग की फसल की बुआई की जा सकती है। यहाँ मूंग, उड़द और मक्का की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। साथ ही इनके खेतों में उचित नमी बनाकर रखें।
उत्तर प्रदेश में इस समय आम के बागों में मैंगो हॉपर कीट का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए आवश्यक दवाएं छिड़कें। और अब कुछ और खबरें खास खबर में। एस जयशंकर इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री ने मन की बात का 100वां एपिसोड अमेरिका के न्यू जर्सी में सुना। इस अवसर पर सैकड़ों लोग भी वहां मौजूद रहे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार दिन ब दिन तेजी पकड़ता जा रहा है। पीएम ने हुमनाबाद, विजयपुरा और कुदाची क्षेत्रों में जनसभाएं की। 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के वरिष्ठ नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव प्रियंका गांधी और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार समेत तमाम बड़े नेता जमकर प्रचार कर रहे हैं। कर्नाटक में वोट फ्रॉम होम शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने इस बार बड़ी पहल करते हुए 80 साल से ऊपर के मतदाताओं और दिव्यांगों के लिए ये सुविधा शुरू की है। आयोग के कर्मचारी और मतदान एजेंटों की 5 सदस्यीय टीम ऐसे मतदाताओं के घर पहुंच रही है। लोग आयोग के निर्धारित मत पत्र पर गुप्त रूप से मतदान कर उसे लिफाफे में डालकर टीम को सौंप रहे हैं। गुजरात के पर्यावरणविद जगत किमखावाला ने गौरैया के जीवन पर अब तक 4 किताबें लिखी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में जगत किमखावाला की तारीफ की थी। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी है। जद्दा से 365 यात्रियों का एक और जत्था नई दिल्ली पहुंचा। वतन पहुंचने पर लोगों के चेहरों पर साफ तौर पर खुशी देखी जा सकती थी। जम्मू कश्मीर में सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप सुबह 5:15 पर आया। रेक्टर पैमाने पर तीव्रता 4.1 दर्ज की गई है। भूकंप से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पंजाब के लुधियाना में बड़ा हादसा हो गया है। जिले के गयासपुरा इलाके में जहरीली गैस लीक होने से 11 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 5 महिलाएं, 6 पुरुष हैं, जिनमें 10 वर्ष और 13 वर्ष के 2 बच्चे भी शामिल हैं। कई लोगों की बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया है। सिविल सेहत व अधिकारियों की टीमें राहत कार्य में जुटी हैं। गैस लीकेज का पता किया जा रहा है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।